वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अध्याय 6 त्रिभुज। अध्याय 6 त्रिभुज ये कक्षा 10वीं का हमारा चैप्टर है और ये हम आज सपोर्ट मटेरियल जो हमें मिला हुआ है उससे के थ्रू हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम एक बार देखेंगे और जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल और केवल वही पढ़ने वाले हैं हम लोग। जैसा कि हम लोगों ने एक जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें देखा था कि दो त्रिभुजों को समरूप कब कहते हैं। तो हमें पता है कि दो त्रिभुज समरूप कब कहलाते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और दूसरा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी उनका अनुपात सेम होता है, बराबर होता है। जैसे यदि हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, मान लो मैंने यहाँ दो त्रिभुज लिया है, इसका नाम दिया ABC और इसको नाम दिया PQR। तो पहला पॉइंट उसने बोला है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, यानी कि मान लो अगर ये एंगल A है, कोण A बराबर होना चाहिए कोण P के। इसी तरीके से कोण B जो है वो कोण Q के बराबर होना चाहिए और कोण C जो है वो कोण R के बराबर हो। ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो कोण है वो किसी भी कोण के बराबर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि A वाला जो कोण है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि A वाला कोण P के ही बराबर हो, वो Q के बराबर भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोला कि उनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होनी चाहिए, यानी भुजा का अनुपात सेम होना चाहिए। यदि मैं AB भुजा लूँ और यहाँ से मैं मान लो PQ भुजा ले रही हूँ, तो AB बटे PQ, इसी तरीके से BC बटे QR बराबर होना चाहिए AC बटे PR के, AC बटे PR। तो यदि कोई भी दो त्रिभुज यदि इन दो कंडीशन को फॉलो करते हैं तो हम वहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो दो त्रिभुज हैं वो क्या है, समरूप है। दो त्रिभुज को समरूप कैसे दिखाते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है, यह ये समरूप का चिन्ह होता है। तो इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि ये समरूप है, ये वाला जो चिन्ह हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि समरूपता की कुछ कसौटियां हैं। यदि कोई भी दो त्रिभुज उन कसौटी पर खरा उतरेगा तो हम सीधा सीधा बोलते हैं कि वो समरूप त्रिभुज है। कौन सा है, जैसे अभी इसमें हम बात कर रहे हैं तीन गुणों की बात कर रहे हैं, नियमों की बात कर रहे हैं। कोण समरूपता नियम, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम और एक भुजा समरूपता नियम। ये क्या बोलती है कि यदि मैं पहले वाला ये वाला केस ले हम लोग, तो ये बोलता है कि यदि हमारे पास दो त्रिभुज दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो दो त्रिभुज ABC, मान लो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ABC, और दूसरा त्रिभुज है नाम दिया हुआ है DEF। तो यदि दो ऐसे त्रिभुज हैं तो और उस त्रिभुज में एंगल A बराबर है एंगल D के, एंगल B बराबर है एंगल E के और एंगल C बराबर है एंगल F के, यानी एंगल A D के बराबर है, B जो है वो E के बराबर है और C जो है F के बराबर है। तो यदि केवल आपको यह तीन कंडीशन पता है तो भी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज है वो समरूप है। ठीक है। तो केवल एक ये कंडीशन से आप यहाँ पर बोल सकते हो। इसी तरीके से यदि आपको दूसरा दे रखा है, दूसरा जो नियम है वो है भुजा कोण भुजा, यानी हमें दो त्रिभुज अगर मैं ले रही हूँ ABC और मान लीजिए एक और त्रिभुज ले लिया DEF और उसमें मैं यह दिखा पा रही हूँ, हम बात कर रहे हैं भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे दो भुजा लेनी है और उन दो भुजाओं के बीच का एक कोण लेना है। तो भुजा कैसे लेनी है, मान लो मैंने ये भुजा इसके अनुपात लिया इसका AB बटे DE और दूसरी भुजा मान लो ली मैंने BC बटे EF।
यदि यह अनुपात सेम है, बराबर है, और साथ साथ एक और कंडीशन दे दी है कि इन दोनों भुजाओं के बीच का जो एंगल है, यानी ये वाला कोण, और इसी तरीके से इसका और इसके बीच का जो कोण है ये आपस में यदि बराबर होते हैं, यानी एंगल बी एंगल ई के बराबर होता है, तो हम सीधा सीधा केवल इन दो कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि हमारा त्रिभुज ए बी सी समानुपाती है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, बस हम वहाँ से ऐसा बोल सकते हैं। इसी तरीके से एक आखिरी वाला जो कंडीशन है वो है भुजा भुजा भुजा। अगर हम यहाँ पर देखें, भुजा 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 समरूपता नियम, यानी भुजा 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 यानी एस एस एस, तीनों भुजा की बात कर रहे हैं हम। यदि तीनों भुजा, मान लो मैं यही वाला त्रिभुज दोनों ले रही हूँ, यदि मैंने यह सिद्ध कर दिया कि ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ, और ये भी बता दिया कि ए सी बटे डी एफ बराबर है, तो मैं इस कंडीशन से सीधा सीधा बोल सकती हूँ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, केवल और केवल यहाँ से बोल सकते हैं कि हम कि यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें ये वाला जो हमने एंगल दिखाया था कि ये दो कोण बराबर होने चाहिए, वो नहीं चाहिए, बस इन वाले नियम के साथ एक भुजा और मैंने जोड़ दी, ये वाली ए सी बटे डी एफ। तो यदि ये वाले नियम अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो वहाँ से हम सीधा सीधा कोई भी दो त्रिभुजों को समरूप दिखा सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर मैं दो त्रिभुजों को समरूप दिखा भी देती हूँ तो उसका यूज़ हम क्या कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखते हैं एक बारी। जैसे मान लो आपको दिया है मान लो केवल आपको इतना मालूम है यहाँ पर कि केवल आपको इतना मालूम है यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। केवल इतना लिखा हुआ है किसी भी प्रश्न में, और आपको कोई भी आकृति नहीं दी हुई है और आपको यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ से क्या क्या समझ सकते हैं। पहली बात, यह चिन्ह है समरूप का। ठीक है, तो वहाँ से हम आइडिया लगाएंगे कि ये समरूपता की बात कर रहे हैं। दूसरा, हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि कौन सा कोण किसके बराबर है। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कोण ए बराबर होगा कोण पी के। कैसे पता चला? जो पहली पोजीशन है, यानी पहला स्थान पर जो है, इसमें पहले स्थान पे ए है, इस पे पी है, यानी ए बराबर होगा पी के। इसी तरीके से एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के। क्यों होगा? इसकी पोजीशन क्या है? दूसरे स्थान पर है, ये वाला, ये भी दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। क्यों होगा? क्योंकि इनका स्थान कैसा है? तीसरे आखिरी स्थान पे है, तो एंगल सी बराबर हो गया एंगल आर के। एक तो आप ये पता लगा सकते हैं जैसे ही प्रश्न में आपको ये दिया जाएगा उससे। दूसरा, आप क्या पता लगा पाएंगे कि इनके जो भुजाओं के अनुपात हैं वो बराबर है, यानी कि फिर से मैं यहाँ पर यही चीज़ लिख रही हूँ, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ से देखो क्या पता चलेगा। अब पहली दो आप ये लो, ए बी और यहाँ पे पी क्यू। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर है किसके? हमने यहाँ पहली दो पोजीशन ली है, इसी तरीके से वो किसके बराबर हो जाएगा? बी सी बटे क्यू आर के, यानी आखिरी के दो ले लिए मैंने, बी सी बटे क्यू आर। और इसी तरीके से एक और बच गया, पहला और आखिरी वाला ले लो, यहाँ से ए उठा लो, यहाँ से सी ले लो, यहाँ से पी, यहाँ से आर, तो ए सी बटे पी आर। आप ये बता सकते हो। और प्रश्न में जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उससे उनके अनुपात को सॉल्व करके बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
क्योंकि हमारा एमसीक्यू है तो हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, उसको ज़्यादा अंदर घुस के उसमें नहीं पढ़ना है, केवल ऊपर ऊपर तौर पे हम लोगों को उसको हल करना है। इसके बाद हमने एक पढ़ा था बीपीटी। मैंने लास्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बीपीटी। वह यही है आधारभूत आनुपातिकता। ये क्या बोलता है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा, ये एक त्रिभुज की एक भुजा, ओके, ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसको ज़रा देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि यदि आपके पास कोई भी एक त्रिभुज है, मान लो नाम दे देते हैं ABC, और यदि एक रेखा खींची जाए इस तरीके से कि किसी एक भुजा के समांतर हो वो रेखा, मान लो ये वाली रेखा है, इसके समांतर ये रेखा खींची है मैंने, और मैं इसको कुछ नाम दे रही हूँ यहाँ P और Q, यानी ये बिंदु Q है, ये बिंदु P है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि और जिस रेखा को ये काट रहे हैं ना अन्य दो भुजाओं को, ये जो नई रेखा ने, ये जो हरे रंग से अब मैं बना रही हूँ, इस रेखा ने इन दो भुजाओं को जो काटा है तो वो सेम अनुपात में, बराबर के अनुपात में काटा है, यानी कि AP बटे PB बराबर होगा AQ बटे QC के, AQ बटे QC के। तो ये बोलना चाह रहा है यहाँ से। तो ये हो गया बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ठीक है। हिंदी में इसे बोल रहे हैं आधारभूत आनुपातिकता। इसी तरीके से इसका जो उल्टा है वो भी सेम माना जाता है, लेकिन उससे के बाद अब हम देखो सेकंड वाला पॉइंट रीड कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी वो क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर कि मान लीजिए आपको दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं ABC और यहाँ PQR। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा ना, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ABC का, और क्षेत्रफल यानी अगर मैं अनुपात ले रही हूँ क्षेत्रफल किसका, PQR का, वो किसके बराबर होगा। अब देखो क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे दे रखे हैं आपको, समरूप दे रखे हैं, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो सेम अनुपात में होंगी, यानी AB बटे PQ है ना, किसके बराबर होगा, इसके हिसाब से जो यदि यह समरूप है तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा इसके वर्गों के बराबर। इसी तरीके से मैं दूसरा ले लूँ AC बटे PR का वर्ग हो जाएगा, और ऐसे ही BC बटे QR के वर्ग के बराबर होगा क्या, क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं, एक बार दोबारा से क्या बताया था कि यदि दो त्रिभुज आपस में आपको दे रखे हैं कि ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर दो। AB बटे PQ का स्क्वायर करो, या फिर AC बटे PR का वर्ग करो, या BC बटे QR, क्योंकि ये संगत भुजाएं हैं इन दो समरूप त्रिभुजों की, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि पाइथागोरस प्रमेय, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं।
और ये पाइथागोरस प्रमेय जो है ऑलरेडी हम छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हमें इसको देखना होगा। ये क्या बोलता है, यदि आपके पास कोई समकोण है, ठीक है, हमें क्या दे रखा है, समकोण। समकोण यानी कि एक ऐसा कोण जिसका एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नाम दे देते हैं ए बी सी। अब देखो समकोण में, समकोण त्रिभुज में जो इसके जो एंगल 90 डिग्री बन रहा है उसके जो सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा बिल्कुल सामने वाली भुजा, तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, ये ए सी। तो इस सम्मुख भुजा को बोलते हैं कर्ण, कर्ण, ठीक है। और ये क्या बोलता है कि ये जो कर्ण होती है, ये जो कर्ण है, कर्ण को मैं यहाँ पर AC भी बोल सकती हूँ, AC ही की बात हो रही है। कर्ण क्या है, AC, AC की जो लंबाई है। तो ये बोल रहा है कि कर्ण के जो लंबाई का वर्ग है यानी AC स्क्वायर, वो बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग की बात कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या बोल रहा है, ये हमेशा ऐसे बोलता है कि जो कर्ण है, जहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसके सम्मुख भुजा यानी कि ये वाली कर्ण का वर्ग हमेशा किसके बराबर होता है, अन्य दो भुजा जो बच गई है उनके वर्गों का योगफल। पहले इनका वर्ग कर दो, यानी BC का वर्ग किया, फिर AC का वर्ग किया और दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है, तो उसके बराबर होता है। देखो प्रश्न कैसे पूछ सकता है वो, एक प्रश्न ही यहाँ से ले लेते हैं, जैसे कि अपने आप से ही अभी एक प्रश्न लेते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। मान लो आपको बोल रहा है कि यह 2 सेंटीमीटर लंबा है, ये 3 सेंटीमीटर लंबा है, ये 5 सेंटीमीटर लंबा है और इसकी हमें वो निकालनी है लंबाई की कितना है। मान लो इसे नाम दिया PQR और बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो देखो हमें पता है कि कर्ण यहाँ पर क्या होगा, PR होगा, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, उसके सम्मुख भुजा क्या है, PR। तो हम बोल सकते हैं कि PR का वर्ग बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। अन्य दो भुजा कौन सी बच गई, PQ और QR। तो PQ का वर्ग और QR का वर्ग और दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। तो अब इनका मान रखेंगे यहाँ पर। PR का मान है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग हो गया बराबर PQ का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, 3, तो 3 का वर्ग हो गया प्लस QR मुझे नहीं पता है तो हम उसको ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे। अब देखो 5 का वर्ग हो गया 25 बराबर है 9 का वर्ग हो गया, 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस QR को ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस हो रहा था तो उल्टे हाथ को जाके वो माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या बच गया, केवल QR का वर्ग। तो ये हो गया 16 बराबर QR वर्ग। तो QR कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल। तो और 16 का वर्गमूल हमें पता है 4 होता है, तो QR का मान आ गया हमारा 4, ठीक है। इसी तरीके से वो कुछ भी पूछ सकता है आपको इन तीनों चीज़ों में से कोई भी, या तो PR पूछ सकता है या QR पूछ सकता है या PQ पूछ सकता है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। कोई एक चीज़ हटा के दूसरी चीज़ को के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो क्या है, एक और है कि पाइथागोरस का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो वो बोलता है कि यदि आपको मान लीजिए एक त्रिभुज दे दिया, कोई भी त्रिभुज है, ज़रूरी नहीं है ये समरूप है या नहीं है, पता नहीं है हमें, ठीक है, लेकिन हमें ऐसे बोला है कि उसकी एक भुजा मतलब एक भुजा का वर्ग आप करोगे तो वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर आ रहा है, ठीक है। यानी ये है, आपको पता चल गया कैसे भी, तब आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये जो त्रिभुज अब बन रहा होगा ना, ये पक्का पक्का कौन सा त्रिभुज होगा,
समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में भी जो समकोण है यानी जो 90 डिग्री का कोण है वो कहाँ बन रहा होगा, जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो नंबर जो साइड होगी ना, भुजा होगी, उसके सम्मुख जो कोण होगा, जैसे इसके सम्मुख वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे मान लो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि क्या ये त्रिभुज समकोण है या नहीं, और एक दे देगा आपको, ऐसे बोला है मान लो पी क्यू आपका और 10 सेंटीमीटर है, क्यू आर आपके पास दे दिया 8 सेंटीमीटर, और आर पी आपको दे दिया 6 सेंटीमीटर। तो वो पूछेगा कि बताओ कि क्या ये कौन सा त्रिभुज बना रहा है, क्या ये समकोण त्रिभुज है या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है, या कौन सा, ऐसे कुछ एग्जाम्पल देगा, 4 पॉइंट्स देगा। ठीक है, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो क्या करोगे, पहले हम पी क्यू का वर्ग निकालेंगे, सभी भुजाओं का वर्ग निकालोगे, तो यानी 10 का वर्ग हो गया 100। इसी तरीके से क्यू आर का निकालोगे वर्ग, तो 8 का वर्ग हो गया 64, और इसी तरीके से आर पी का निकालेंगे, आर पी का वर्ग हो गया 6 का वर्ग यानी कि 36। अब देखो कि क्या हम कोई दो इनमें से किसी दो को प्लस करके तीसरे तक पहुंच सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि यदि मैं 64 और 36 को प्लस कर रही हूँ तो मेरे पास 100 मिल रहा है, यानी 100 कौन सा, ये जो 100 आया वो ये वाला 100 आ गया, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर 100 यानी पी क्यू स्क्वायर लिख दिया, 64 यानी कि क्या है, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर वर्ग, और 36 यानी कि आर पी का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से पता चल गया। तब हम बोल सकते हैं कि हाँ त्रिभुज पी क्यू आर जो बन रहा होगा ना वो एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, और जो 90 डिग्री का कोण है वो कहाँ बन रहा होगा, मान लो ऐसे करके कोई भी त्रिभुज था, ये पी क्यू आर, रफ डायग्राम बनाया मैंने, तो पी क्यू के जो सम्मुख कोण हुआ यानी ये 90 डिग्री बन रहा होगा पक्का, तभी ये ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है तो वास्तव में तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए था डायग्राम की 90 डिग्री यहाँ बन जाए, तो बट रफली आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो कि यह कौन सा किस तरीके का त्रिभुज बनने वाला है। और यदि ये जो 3 भुजाएं हैं कि आपस में प्लस कर रहे हो तीसरे के बराबर कभी नहीं आ रही है, तब आप क्या बोलोगे यहाँ से कि वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है बिना हल किए हमारे पास 2 और मतलब प्रमेय है, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि यह केवल मतलब पहले के जो हमने रूल्स पढ़े हैं वहीं से डिराइव किए हुए हैं ये। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं कि किस तरीके के आएंगे। ये अति लघु वाले प्रश्न हैं। सभी समद्विबाहु त्रिभुज डैश होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज मतलब जिनकी भुजाएं सेम हो। जैसे मान लो यदि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो क्या वो समरूप होते हैं या नहीं होते। देखो हमें पहले ही पता है कि समबाहु त्रिभुज के जो सारे कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यानी ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, इस तरीके से ये भी 60, ये इधर वाला भी 60, तो मतलब सभी 60 होते हैं। तो हम ए रूल के हिसाब से हम यहाँ इसे सिद्ध कर सकते हैं, और साथ साथ हम एस वाले से भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो अनुपात होने वाले हैं संगत भुजाओं के वो हमेशा 3/5 होंगे, तो बराबर होंगे। तो यहाँ से हम यह भी बोल सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे लिख दे सकते हैं कि समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप त्रिभुज। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला देखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सेकंड वाला है ना,
यहाँ पर देखो, अब ये क्या बोल रहा है, मैं इसको ना हटा देती हूँ यहाँ से। अब केवल फोकस होना चाहिए हमारा इस पे। अब ये क्या बोला इसने हमें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई डी के। वो हमसे पूछ रहा है कि ए बी बटे क्या होना चाहिए, बराबर नीचे ई डी लिख दिया। अब देखो, हम लोगों ने एक पहले ही पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है, समरूप का चिन्ह है, ठीक है, तो इनके जो अनुपात है संगत भुजाओं के वो बराबर होने चाहिए। यहाँ देखो ए बी की बात हो रही है, यहाँ देखो ए बी कहाँ है, ये रहा। ए बी कहाँ पर है, पहली 2 पोजीशनों पर है, पहले 2, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको पहले 2 लेने होंगे, यानी एफ ई। तो आप क्या लिख दोगे नीचे, एफ ई। यहाँ पे पहले 2 हैं तो इधर भी पहले 2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ई डी। ई डी कहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ई डी ये रहा, यानी आखिरी के 2। तो यहाँ पर भी आखिरी के 2 देखो क्या लिखा है, बी सी। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ बी सी। एक बात का ध्यान रखना है कि यदि मैं इसके अंदर यदि मैं इसमें ऊपर की साइड ए बी सी वाली चीज़ लिख रही हूँ, यानी एक त्रिभुज की बात कर रही हूँ, तो वही वाले त्रिभुज बार बार आएंगे यहाँ, और बाकी कोई नहीं लोगे आप। जैसे अगर मैंने इस वाले त्रिभुज की बात की ए बी सी, तो ऊपर की साइड ए बी सी वाली चीज़ें ही आएंगी और कोई नहीं आएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर ए बी बटे एफ ई हो जाएगा और ऊपर की साइड आ जाएगा बी सी। आइए अब दूसरा देख लेते हैं हम एक बार। नेक्स्ट है बराबर त्रिज्या वाले वृत्त डैश होते हैं। अब मान लो त्रिज्या उनकी बराबर है, ठीक है, 2 वृत्त आपने लिए हैं और त्रिज्या बराबर है, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर है, मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो ये कौन से कैसी आकृति हो गई, तो ये भी समरूप आकृति भी है, और अगर आप इसे चाहें तो आप इसको सर्वांग सम आकृति भी बोल सकते हो, कि एक के ऊपर एक बिल्कुल फिट बैठ जाए, जो हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। उस तरीके से आप दोनों में से कुछ भी लिखोगे सही मानेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट वाला, देख लो। वो बोल रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाएं अनुपात में होती है। कौन से अनुपात में होती है, जैसा कि ये बीपीटी थ्योरम है, हमें पता चल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा समान अनुपात में होती है, समानुपाती होती है, तो समान अनुपात में, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, एक डैश त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अभी हमने पढ़ा था, तो ये कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं, कर्ण वर्ड यूज़ हुआ है इसमें, कर्ण। तो कर्ण किस में होता है, समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो समकोण त्रिभुज। इसको ना ये आपको एमसीक्यू के टाइप में भी दे सकता है, को 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें एक समकोण होगा, तो आपको समकोण वाले पे टिक लगाना होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपसे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 2 त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं डैश होती हैं। संगत भुजाएं कैसी होती है, संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। समान अनुपात लिख दो या फिर समानुपाती, एक ही बात है। जो भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा उसी के हिसाब से आप अपना आंसर मार्क कर देना वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर माना कि ऊपर वाला है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी और बी सी का मान दे रखा है। वो पूछ रहा है कि बताओ एंगल बी कितना होगा। इसको करते हैं,
वेरी इंटरेस्टिंग है थोड़ा। ओके, एक त्रिभुज है, उसमें आपको दे दिया कि ए बी बराबर है 6√3 के, ए सी बराबर है 12 के, बी सी बराबर है 6 के। तो एंगल बी बताओ कितना होगा। यानी एक त्रिभुज आपको ऐसे दे दिया ए बी सी। अब देखो, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कुछ नया तो पढ़ा नहीं है कि एंगल जहाँ से पता चल जाए, तो आप उसके लिए क्या करोगे, सीधा सीधा कुछ नहीं करना, नॉर्मल चलो अपना पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोशिश करो। ए बी का वर्ग करो, हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय के लिए वर्ग करना है, तो 6√3 का वर्ग। अच्छा, इस तरीके के वर्ग कैसे निकालते हो, सबसे पहले करना है जैसे 6 लिखा हुआ है तो 6 का वर्ग करो। 6 का वर्ग कितना होता है, 6 को 6 से गुना करना है यानी 36, और फिर √3 का वर्ग करना है। √3 का वर्ग कितना होता है, 3, है ना, अंडर रूट हट जाता है उस केस में, तो उसको 3 से गुना कर दिया, तो ये आ गया 108। इस तरीके से ए सी का वर्ग कर दो, ए सी का वर्ग हो गया 12 का वर्ग यानी 144। फिर बच गया हमारा बी सी, तो बी सी का वर्ग कर दो यानी 6 का वर्ग, ये हो गया 36। अब हमारे पास 3 भुजाओं के वर्ग हमारे पास आ चुके हैं, उसको देख लो बस। तो यहाँ पर एक है 108, एक आया 144 और एक आया 36, यहाँ पर ये है ना। तो क्या किन्हीं 2 भुजाओं को प्लस करके क्या मैं एक नया तीसरी भुजा प्राप्त कर सकती हूँ। तो हाँ देखो, सबसे बड़ी ये भुजा है, तो बची हुई 2 को प्लस करेंगे तो ही शायद वो बड़ी के बराबर आएगा। तो 108 में 36 जोड़ दो, तो अगर प्लस करेंगे तो 144 ही आ रहा है, यानी यही आ रहा है वापस से। ठीक है, अब देखो 144 क्या था, यहाँ पर देखो 144 किसके बराबर था, ए सी के बराबर। तो मैं यहाँ पर ए सी का वर्ग लिख सकती हूँ इसको। इसी तरीके से 36 जो है किसके बराबर था, 36 बराबर था बी सी वर्ग के, तो मैं यहाँ इसको बी सी का वर्ग लिख रही हूँ, प्लस 108 देखो यहाँ किसके बराबर था, 108 ए बी वर्ग के बराबर था, तो यहाँ ए बी वर्ग लिख रही हूँ 108 की जगह। ठीक है, तो साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि 90 ए सी के अपोजिट जो एंगल है, ए सी के सम्मुख जो एंगल होगा, मान लो अगर ये ए बी सी था तो ए सी कर्ण बन रहा होगा ज़रूर इस केस में, तभी तो ये इन 2 के बराबर आया योगों के योगफल के, है ना। तो यानी इसके सम्मुख कौन सा कोण है, एंगल बी, तो एंगल बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त हो गया कि यह 90 डिग्री कोण बनेगा। एग्ज़ाम में आपको ऐसा पूरा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, केवल डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ ये आंसर हो गया 90 डिग्री। इसी तरीके से एक और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि माना त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप हैं। समरूप कैसे पता चला, ये चिन्ह बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, इस चिन्ह की हेल्प से हमें पता चला है कि ये एक समरूप त्रिभुज है। तो ये समरूप त्रिभुज है और उनके क्षेत्रफल ये 2 दे रखे हैं, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो बोल रहा है यदि ई एफ बराबर 24 सेंटीमीटर है तो भुजा बी सी की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। एक प्रश्न तो यहाँ से ज़रूर आता है। तो मैं यहाँ से इसे डिलीट करके फिर यहाँ एक्सप्लेन करते हैं इसको। ठीक है, सो यहाँ पर प्रश्न है आपका कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के।
वो आपसे बोल रहा है कि इनका क्षेत्रफल आपको 81, इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ में बोला है कि EF जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो बाकी का हमें BC फाइंड आउट करना है। एक मैंने आपको नियम बताया था, बहुत ध्यान से इसको देखना है हमें और समझना है कि क्या है इसमें। इसको यहाँ से मिटा देते हैं थोड़ा। ओके, चलो यहाँ पर आ जाते हैं। केवल अब इस प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमने बोला था कि क्षेत्रफल जब होगा दोनों त्रिभुजों का, अगर ये समरूप हैं केवल तभी, तो क्षेत्रफल ABC का बटे क्षेत्रफल जो दूसरा त्रिभुज है DEF का, वो किसके बराबर होगा? किन्हीं भी दो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, है ना। संगत भुजा क्या क्या हो सकती हैं? या AB बटे DE हो सकती है ना। इस तरीके से बहुत सारी तीन हो सकती हैं। अब देखो हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर हमें दे रखा है EF। अब देखो EF कहाँ पर है? ये रहा। EF के संगत भुजा कौन सी होने वाली है? EF कहाँ पर है? सेकंड लास्ट की 2 पोजीशन पे। तो यहाँ पर सेकंड 2 लास्ट पोजीशन देखो BC दे रखा है। तो हम यहाँ से बोलेंगे EF बटे BC, सॉरी उल्टा हो गया ना, यहाँ पहले कौन सा त्रिभुज दे रखा है? ABC दे रखा है। तो इस वाले में से देखो क्या आया? BC बटे यहाँ पे लास्ट की क्या है? EF के वर्ग के बराबर। देखो हमने EF क्यों लिया? हम कुछ और भुजा भी ले सकते थे। EF वाला इसलिए लिया क्योंकि ये इनका मान हमें पता है, ठीक है, और BC हमें निकालना है। अब देखो यहाँ से बहुत इजी होने वाला है, बस इनके मान रख दो। ये आपको 81 दे रखा है, DEF का क्षेत्रफल 14 दे रखा है, BC आपको पता नहीं कितना है, और EF हमें 2 दे रखा है। देखो यहाँ पर EF हमें 2 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे EF का मान 2 रख रही हूँ और उसका वर्ग कर देना है हमें, ठीक है। अब देख लो, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग। इसको एक बार मिटा देती हूँ यहाँ से। ओके, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ओके, यहाँ पर देखो ये हो गया 81/14 बराबर है BC वर्ग और 2 का वर्ग, ठीक है। सो ये हो गया BC वर्ग बराबर है 81/14। अब ये देखो 2 का वर्ग होता है 4 और ये नीचे था तो ये यहाँ पर जाके ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ गलती हो गई, यहाँ 24 दिया हुआ था EF, मैंने 2 लिखा हुआ है, इसको 24 कर लीजिए। ये 24 है। अब मान रखिए, अब थोड़ा ठीक होगा। ये कुछ गड़बड़ लग रही थी इसमें, क्योंकि ये जनरली इजी क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपस में कट जाए, है ना, कुछ एक्स्ट्रा बचता नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा था तो कन्फ्यूजन इसीलिए हो रही थी। तो यहाँ पर ये हो गया 24 गुना 24। अब बस इसे सॉल्व कर लो। BC वर्ग बराबर है 81/14 गुना 24 गुना 24। अब काट के देखते हैं कि क्या ये कैंसिल हो जा रहा है या नहीं हो रहा है। 2 की टेबल से देख लेते हैं। ओके, यहाँ 2 की टेबल से ये 7 पे कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा, कितने पे जाएगा? 12 पे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके BC का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर हमारा जो BC का मान आने वाला है वो कितना आने वाला है, T1 अपॉन ओके यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 14 आ गया यहाँ पर हमारा। आई थिंक जो यहाँ ना थोड़ा सा 49 होना चाहिए, बट स्टिल अगर जैसा भी दे रखा है हमें तो उसी के हिसाब से सॉल्व करना होगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे, पॉइंट में निकालने की ज़रूरत नहीं है, बाकी अंडर रूट कर देना, लास्ट में जो भी आएगा। नीचे तो 7 आ जाएगा और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आया वो लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो BC का मान आ जाएगा यहाँ से। और यदि मैं यहाँ पर सही हूँ तो ये 81/49 होना चाहिए था, तभी यहाँ पर ये BC होता। BC का मान हम आराम से निकाल पाते। और ये 24 का वर्ग था। ठीक है, फ़ायदा क्या होता, मैं इसलिए बोल रही हूँ ऐसा क्योंकि उस केस में क्या होता, फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, BC/24 का वर्ग। उस केस में क्या होता, यहाँ पर वर्ग मूल लगा देते, ये हो जाता BC/24। और फिर हमें पता है कि 81 का वर्गमूल 9 होता है और 49 का 7 होता है। तो ये BC/24 बचता हमारे पास। फिर बस इसे सॉल्व कर लेते तो BC का मान हमारे पास आ जाता। वैसे जो भी दे रखा है हम उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। सत्य असत्य है तो ये वाला अभी हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन करने से पहले इस सारे पोर्शन को हम लोग डिलीट कर लेते हैं ताकि हमारे पास प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जगह हो। राइट, एक और है ये स्पेस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है। चलो अभी साथ में ना पहले यही कर लेते हैं, सामने क्वेश्चन आ गया ये। यदि त्रिभुज ABCDEF के समान समरूप है, ABC समरूप है DEF के, ठीक है, और वो आपसे क्या बोल रहा है कि DEF का क्षेत्रफल 100 है, तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि AB/DE 1/2 है। AB/DE 1/2 है। इसका क्षेत्रफल आपको 100 दे रखा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी हमने बात की थी कि क्षेत्रफल यानी जिसे एरिया भी बोलते हैं, AR से डिनोट करते हैं। अभी हमें पता है कि क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF बराबर होता है AB बटे संगत भुजाओं के, किसी भी एक संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर। अब देखो क्षेत्रफल ABC का मुझे नहीं पता है तो इसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे, लेकिन मुझे इसका मान पता है, कितना है, 100 है। ये बराबर होगा, इसका मान मुझे पता है 1/2 है, तो 1/2 का वर्ग। तो यहाँ पर हुआ कि क्षेत्रफल ABC का कितना हो गया, इस 100 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गुना हो जाएगा, इनटू 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 1 का वर्ग होता है 1। अब इसे काट दो अगर ये कट रहा है तो
2 की टेबल से काटेंगे 50 पे जाएगा और फिर ये 25 पे जा रहा है, यानी कि इसका क्षेत्रफल ABC का कितना हो जाएगा 25। तो यदि यहाँ पर 25 ऑप्शन है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यस, यहाँ पर देखो ये रहा ऑप्शन, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं ऐसे दे रखी हैं तो सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण का माप बताइए। सबसे पहली बात, कोण पूछ रहा है, 3 भुजाएं दे दी है, कोशिश करो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाने की। यानी करना क्या है, आपको A दिया है, एक आपको दिया है √3a और तीसरी भुजा दी है √2a। इनका वर्ग कर दो तो इसका वर्ग हो जाएगा a², इसका वर्ग हो जाएगा 3a² और इसका वर्ग हो जाएगा 2a²। ठीक है, अब देखो करना क्या है, अगर ध्यान से अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे किसी 2 भुजाओं का अगर योग मैं करती हूँ तो देखो यहाँ पर कितना आएगा योग, a² और a² प्लस 2a² बराबर होता है 3a² के, और ये 3a² कौन से वाला है, ये तीसरी भुजा के बराबर ही तो आ गया ना यहाँ पे, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लग गया। अब उसने बोला है सबसे लंबी जो भुजा है, हमें पता है इसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है ना समकोण त्रिभुज में, वो कर्ण ही होती है। तो एक टाइप से वो पूछ रहा है कर्ण के सम्मुख जो कोण है उसका बता दो कितना मान होगा। तो कोण क्या होता है, कर्ण के सम्मुख कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न वो बोल रहा है हमसे, लंबाई 3 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई 7 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है। एक तरीके से प्रश्न कैसे पूछ रहा है वो, अब देखो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय और इन सब चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। पाइथागोरस नहीं, समरूपता वाली चीज़ ही बता रहे हैं। देखो वो बोल रहा है एक मीनार है मान लो बहुत ऊंचा, ठीक है, उसकी छाया कहीं पड़ रही है और एक कुछ और चीज़ भी दे रखा है, एक स्तंभ दे रखा है आपको। एक मान लो एक स्तंभ है, ठीक है, मान लो, और वो स्तंभ ऑफ कोर्स मीनार से छोटा ही है और ये रोड है, सड़क की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो बोल रहा है कि इसकी जो छाया जो परछाई है, इसकी जो स्तंभ है उसकी परछाई 3 मीटर लंबी है, यानी उसकी परछाई यहाँ कहीं पड़ रही होगी, ये कितनी है 3 मीटर। और वो बोल रहा है कि जो इस मीनार की जो परछाई है वो कितनी दे रखी है आपको, मीनार की परछाई आपको दी हुई है 28 मीटर। 28 मीटर, ठीक है। और वो हमसे क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई बताओ। अच्छा, 3 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, उसकी परछाई 7 दे रखी है। सॉरी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था। यहाँ पर ये 7 मीटर लंबी इसकी परछाई है और ये जो खंबा है ये 3 मीटर लंबा है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इसकी लंबाई बता दो। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा कैसे करने हैं, आप क्या करो, एक पहले रफ डायग्राम बना लो इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है,
ये जो मैंने ऐसे बहुत डार्क किया हुआ है, इसकी लंबाई आपको दे रखी है 7 मीटर, क्योंकि ये इस खंबे की परछाई है। ये खंबा कितना है, 3 मीटर लंबा है स्तंभ, ठीक है। साथ में हमसे बोला है कि इस मीनार की ऊंचाई निकालो यदि इसकी जो परछाई है वो 28 मीटर लंबी है तो। देखो हमेशा ना जब भी आपको दो समकोण त्रिभुज दिए होते हैं, समकोण त्रिभुज, वो समकोण त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कारण भी हम देख सकते हैं। देखो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, ये पॉइंट सी है मान लो, और ये पी और ये क्यू, तो यहाँ पर क्योंकि मैंने ये एंगल लिया हुआ है, तो मान लो ये त्रिभुज ए बी सी को देखो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू सी, तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या दिख रहा है हमको, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। क्यों है ऐसा, क्योंकि 90 डिग्री हैं दोनों, ठीक है। और एंगल सी बराबर है एंगल सी के, क्योंकि उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है दोनों, ठीक है। कॉमन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक ए रूल भी पढ़ा था, ए रूल, उसके हिसाब से हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। तो इसलिए मैंने समरूप का चिन्ह बना दिया यहाँ पर। अब समरूप है तो उनकी जो अगर समरूप त्रिभुज हैं ये दोनों, तो इनकी जो संगत भुजाएं वो समानुपाती होंगी। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू सी बराबर होगा ए सी बटे पी सी के, ठीक है। अब देखो इसका मुझे कोई काम नहीं था, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ये वाली भुजा चाहिए, यानी ए बी और पी क्यू, ए बी पी क्यू चाहिए मुझे, इसको ग्रीन से लिख देते हैं, ये दोनों चाहिए। और क्या चाहिए, ये और ये, यानी बी सी और क्यू सी, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ की हम बात करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए अब इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब देखो ए बी का मान दे रखा है हमें, क्या ध्यान से देखेंगे, ए बी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो ए बी की जगह ए बी रखेंगे, लेकिन पी क्यू दे रखा है 3, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। तो ए बी नहीं दिया हुआ पर पी क्यू दिया हुआ है 3। अब देखते हैं बी सी दिया हुआ है क्या हमें, तो बी सी देख लो, हाँ बी सी हमें दिया हुआ है 28 मीटर और क्यू सी दिया हुआ है 7, तो 28 और 7 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो बी सी कितना दिया हुआ है 28 और क्यू सी दिया हुआ है 7। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, 28 बटे 3 और ये 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो ये हो गया 12। तो 12 मीटर लंबा हमारा मीनार आ जाएगा। ये जो मीनार थी इसकी ऊंचाई जो है, इस मीनार की ऊंचाई 12 मीटर आ गई। ऑप्शन देख लेते हैं, है क्या ऑप्शन, यस 12 मीटर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई ऐसा प्रश्न जो हमें करना चाहिए, हाँ ये वाला देख लेते हैं। यहाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं हम लोग। दी गई आकृति में बोल रहा है एक्स वाई क्यू आर के समांतर दिया हुआ है और ये एक अनुपात हमें दिया हुआ है, किस किस का अनुपात, पी एक्स बटे एक्स क्यू, पी वाई बटे वाई आर 1/2 दिया हुआ है। तो वो बोल रहा है एक्स वाई बटे क्यू आर बताओ। तो हमेशा याद रखना जब भी ये सेम अनुपात में काट रहा होगा ना, तो इनके जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है ना वो भी सेम अनुपात में होगा, यानी एक्स वाई और क्यू आर भी सेम अनुपात में होंगे। और इसका कारण क्या है एक बार वो भी बता देती हूँ मैं फटाफट से। हमें कारण एक्सप्लेन करना नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखो यदि मैं बात करूँ, ये वाला त्रिभुज ले रही हूँ, एक तो त्रिभुज पी एक्स वाई और मैं त्रिभुज ले रही हूँ पी क्यू आर, यानी ये बड़े वाला त्रिभुज और ये छोटे वाला त्रिभुज।
तो उसमें देखो, क्योंकि इसने बोला एक्स वाई और क्यू आर समांतर हैं, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला कॉमन है। ये हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जो कि हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। जब भी दो रेखाएं समांतर होती हैं तो ये कोण इसके बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो वही चीज़ हम यूज़ करेंगे, तो उससे ये पता चल जाएगा कि ए रूल के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप है तो इनकी जो भुजाएं होंगी, संगत भुजाएं, वो समानुपाती होंगी। अब ये संगत भुजा थी, ये वाली भी सेम इसके बराबर हो जाएगी एक्स वाई बटे क्यू आर के। ठीक है, यहाँ से अब देखो, यहाँ पी एक्स बटे पी क्यू बराबर होना चाहिए एक्स वाई बटे क्यू आर के, बराबर होना चाहिए पी वाई बटे पी आर के। संगत भुजाओं की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाला और ये वाला 1/2 दे रखा है, लेकिन ये भी तो सारा बराबर ही होगा ना इसके, तो इसका भी अनुपात 1/2 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट था, आपको कुछ नहीं करना था इसमें। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मतलब पूछ सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है यहाँ पर। यहाँ पर हमें बोला है कि ये भुजा इसके समांतर है, तो पहले ऊपर वाला डिलीट कर देते हैं। ओके, वो हमसे बोल रहे हैं प्रश्न में कि ये भुजा इसके समांतर है। जैसे ही समांतर आपने देखा, बीपीटी हम लोग लगा सकते हैं, और बीपीटी के हिसाब से सीधा सीधा बोल सकते हैं कि सी डी बटे डी ए बराबर होगा सी ई बटे ई बी के, है ना। अब देखो इसका मान रखेंगे, सी डी हमें कितना दे रखा है x+3, डी ए हमें कितना दे रखा है 3x+19 बराबर होगा, सी ई हमें कितना दे रखा है x, और ई बी हमें दे रखा है 3x+4 के। अब बस इसे सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम सबको आता है करना, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा x+3 को 3x+4 से गुना करना है, और ये बराबर होना चाहिए x गुना 3x+19 के। ठीक है, और इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और बेस्ट तरीका क्या होगा, क्योंकि हम लोगों का ये MCQ पेपर है, तो यहाँ पर आपको A B C D करके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में x का मान लिखा होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ तक इसको सॉल्व करोगे। बस इसका एक ट्रिक बता रही हूँ मैं, ट्रिक है ये कि आप केवल यहाँ तक इसको सॉल्व करोगे, इस वाले तक, यहाँ तक। फिर इसका LHS ले लोगे लेफ़्ट साइड का। ठीक है, यहाँ पर x का एक एक करके मान रखेंगे। मान लो पहले ऑप्शन में दे दिया x का मान 1, ठीक है, दूसरे में दिया x का मान 2, ऐसे तीसरे चौथे में कुछ कुछ मान होगा। तो आप क्या करोगे, LHS निकालोगे। LHS यानी कि x+3/3x+19। यहाँ पर इस x का मान रख दोगे, यानी x का मान रखोगे 1, तो रखो यहाँ पर x का मान 1, तो ये 1+3 और ये 3 × 1+19, ये हो गया 4, और ये 19 + 3 22। ठीक है, तो ये हो गया 4/22। इसी तरीके से आप रखोगे RHS। RHS क्या है, x/3x+4। अब क्या करोगे, सेम ये जो x का मान 1 रखा था ना, यहाँ पर इधर भी 1 ही रखो। तो यहाँ पर हो गया हमारा 4, यानी 1/7। अब देखो, अब लास्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पर केवल और केवल मैच करोगे कि क्या ये सही में मैच हो रहा है, क्या ये इक्वल आ रहे हैं। यदि ये इक्वल आ रहे हैं, मान लो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं,
तो हम बोलेंगे x का मान 1 सही आंसर है। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो ये x इक्वल टू 1 नहीं होगा, यानी गलत है। अब देखो ये क्या आ रहा है, 4/22 1/7, तो ये बराबर है, नहीं है। तो यानी x का मान 1 नहीं होगा, x का मान कुछ और होगा। फिर दूसरा ऑप्शन रख के देखो, फिर 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो, यहाँ 2, फिर यहाँ 2 2, फिर देखो अगर सेम टू सेम नंबर आ रहे हैं आंसर जो है, तब हम बोल देंगे x का मान 2 है, वरना नहीं है। ये एक ट्रिक है, छोटा इजी तरीका होता है करने का, ठीक है, काम आसान हो जाता है उससे हमारा। तो इस तरीके से हम लोग ये भी कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है, तो नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी तो हम लोग उसे कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखो यहाँ 3 और 9 ये दिया हुआ है, और दिया है कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। हमें बोला है इनका एरिया भी दे रखा है, क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है नीचे वाले पोर्शन का। तो देखो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, ये क्षेत्रफल वाली एक ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो अब मुझे पता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ये वाला लेंगे और एक फिर बड़े वाला लेंगे, क्योंकि ये समांतर है। तो ये ADE बटे एरिया ऑफ बड़े वाले का ABC बराबर होगा संगत भुजाएं। अब देखो मुझे ये और ये दे रखा है, तो मैं क्या लूँगी यहाँ से, DE बटे BC का वर्ग, बस यहाँ से ये ले लेंगे हम लोग, ठीक है। मान रखेंगे, कुछ वैल्यू आएगी, ADE का दे रखा था 30 बटे ABC नहीं पता मुझे, तो क्षेत्रफल ABC का हम ऐसा लिख देंगे, DE 3 था और ये 9 दे रखा है और इसका वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा, शॉर्टकट नहीं लेते हैं अभी, 30 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर होगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1/3 का वर्ग, यानी 1/9। तो अगर मैं इसको, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, त्रिभुज ABC बराबर होगा 1/9 के, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर होगा, ये 9 30 से गुना हो जाएगा, तो ये 210 हो गया, ठीक है। यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 210। अब वो लेकिन हमसे किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, वो BCED का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी ये वाली चीज़ का, ये जो एक समलंब बना हुआ है इसका क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकाल सकते हो, ये बहुत इजी है कि मैं इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से, यदि मैं ये छोटे वाला क्षेत्रफल, ये दिख रहा है जो ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर दूँ तो हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा था हमें, 30, तो बड़े वाले का था 210, छोटे का था 30, माइनस कर देते हैं, तो जो भी आंसर आएगा 180, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जहाँ पे भी 180 होगा उसको टिक कर आएंगे हम लोग। सो इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन करने, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।